नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 110 के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमारी श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके भाग 2 पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के भाग 1 को आपने ज़रूर देखा होगा, जहां हमने भाग 1 में पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया था। जो क्वेश्चन हमारा था वो था वैश्वीकरण और संप्रभुता के बीच संबंधों की जांच कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि डब्ल्यूटीओ के प्रमुख कार्य और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन ये था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में टीएनसी की क्या भूमिका है। तो इन तीनों क्वेश्चनों के जो आंसर हैं हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, ताकि ये तीनों क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सकें। अब हम आज की वीडियो में चौथे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में चिंता के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं। चैप्टर नंबर 7 से ये क्वेश्चन है और 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ था दिसंबर सेशन के। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखो, 1970 के बाद 1970 के बाद पूरी दुनिया में यह चिंता की गई कि भाई पर्यावरण को भी बचाना जरूरी है। यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नया सब्जेक्ट आया 1970 के बाद, और वो सब्जेक्ट था इन्वायरमेंट। कि भाई अब जो पॉलिटिक्स है वो इन्वायरमेंट पर भी होगी। अब ऐसे में वो कौन से मुद्दे थे जिसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पर्यावरण की तरफ ध्यान देना पड़ा, उन्हीं मुद्दों को वो आपसे पूछ रहा है। तो 1970 के बाद कुछ चीज़ें बहुत ही ईजी वे में दिखने लगी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान पर्यावरण की ओर आकर्षित किया। और उनमें से पहला मुद्दा था जलवायु परिवर्तन। बड़े पैमाने पर क्या था, इंडस्ट्रीज लगातार बढ़ रही थी। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हर एक देश डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा था। हर एक देश में इंडस्ट्री लग रही थी, उद्योग लग रहे थे। अब उद्योग लगेंगे तो प्रदूषण तो फैलेगा ही फैलेगा, कार्बन का स्तर बढ़ेगा। कार्बन का स्तर बढ़ रहा है, पेड़ पौधे लगातार काटे जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, और जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बन गया। तो जलवायु परिवर्तन में प्रमुख समस्या ये थी कि ग्रीन हाउस गैसेस लगातार बढ़ रही थी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, मीथेन हो गई, इनकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही थी। और इनके बढ़ने की वजह से विश्व का तापमान भी बढ़ रहा था। अब ग्लोबल ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था, इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव यह है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं लगातार, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और मौसम जो है वो लगातार अस्थिर है। कहीं बाढ़ पड़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं तूफान आ रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन अपने आप में एक समस्या नहीं है, बल्कि इसके साथ 2-4 समस्याएं और भी फ्री में आ जाती हैं। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा लगातार बढ़ रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है। विश्व का तापमान जो है उसे बढ़ाने में जो हमारी इंडस्ट्रियल फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या क्या होगा? ग्लेशियर्स पिघलेंगे। अब ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे तो समुद्र का तल बढ़ जाएगा, और समुद्र के आसपास की जो बस्तियाँ डूब जाएंगी। मौसम जो है अस्थिर हो जाएगा, कहीं बाढ़ आएगा, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं तूफान आएंगे। अब जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। लगातार मोटर व्हीकल्स का यूज़ किया जा रहा है, पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है। इससे क्या है? लगातार कार्बन का स्तर बढ़ता जा रहा है, उद्योगों से प्रदूषण फैल रहा है, वनों की कटाई हो रही है। ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण है, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इसके लिए 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट भी हुई थी, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और ये कहा था भाई जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम एजेंडा 21 और सतत विकास को बढ़ावा देंगे। एजेंडा 21 का मतलब है कि 21st सेंचुरी में जो डेवलपमेंट होगा वो पर्यावरण के अनुकूल होगा, और सतत विकास का मतलब है आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर हम विकास करेंगे। विश्व की राजनीति में पर्यावरण से संबंधित जो दूसरा मुद्दा है वो वायु प्रदूषण है। इसमें मुख्य समस्या आपको पता ही है वायु प्रदूषण की। बड़े पैमाने पर हमारे वाहनों से, उद्योगों से, बिजली संयंत्रों से विषैली गैसें निकल रही हैं, जिसकी वजह से वायुमंडल जो है हमारा प्रदूषित होता जा रहा है। प्रभाव क्या होगा? बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तीसरा प्रमुख चिंता का जो विषय है पर्यावरण में वो है पानी की कमी। बढ़ती गर्मियों की वजह से नदियाँ सूख रही हैं, जो कि एक प्रमुख चिंता का विषय बन चुका है। वर्षा जल और अन्य प्राकृतिक जो जल संसाधन है वो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शहरों में सबसे ज़्यादा जल संसाधनों की जो कमी है चिंता का विषय बन चुकी है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी आबादी पलायन करेगी। आने वाले समय में पानी को लेकर युद्ध भी हो सकता है, ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगली जो चिंता का विषय है पर्यावरण राजनीति में वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण। अब जैव विविधता क्या होती है सुनिए। जैसे मान लीजिए हम इस एरिया में रहते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारे जीव जंतु भी रहते होंगे, बहुत सारे पक्षी रहते होंगे, और अन्य विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ होंगी।
अब जो ये बायोडाइवर्सिटी बनी है, ये बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन हो क्या रहा है कि वनों की कटाई हो रही है। अब वनों की कटाई से सिर्फ लकड़ी की कटाई थोड़ी हो रही है, वनों की कटाई से जीव जंतु भी विलुप्त हो रहे हैं, पेड़ पर रहने वाले पक्षी भी खत्म होते जा रहे हैं, तो जैव विविधता का नुकसान हो रहा है और जैव विविधता की वजह से बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर इसी तरीके से प्रजातियां विलुप्त होती जाएंगी तो जो हमारी फूड चेन है वो टूट जाएगी, फूड चेन बेकार होगी तो सारी चीज़ें एक अस्त व्यस्त हो जाएंगी। इसके अलावा सॉइल डिग्रेडेशन, मिट्टी का क्षरण, तो आज जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, कृषि पर दबाव बढ़ रहा है, कृषि पर दबाव बढ़ रहा है तो अंधाधुंध तरीके से खेती की जा रही है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, लगातार निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो खत्म होती जा रही है। अब अगर मिट्टी की क्वालिटी डाउन होती जाएगी तो आने वाले समय में क्या होगा, अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा, अनाज का उत्पादन कम होगा तो भूख की समस्या बढ़ जाएगी, बड़े पैमाने पर अकाल पड़ेंगे, तो ये भी चिंता का विषय है। प्लास्टिक प्रदूषण, इससे तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी समझदार हैं कि आज प्लास्टिक का यूज़ जितनी बड़े तरीके से होता जा रहा है, इतना ही नहीं समुद्रों में भी जो प्लास्टिक है वो प्रदूषित करता जा रहा है समुद्र को भी। तो प्लास्टिक की समस्या बड़ी गंभीर है क्योंकि प्लास्टिक को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। तो लगातार सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, भाई प्लास्टिक कचरे को ख़त्म करो। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति और वन की कमी हो रही है, तो ये सब पर्यावरण की चिंता का विषय हैं। तो ये क्वेश्चन आसान है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप ये क्वेश्चन कर दोगे। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भाई ये बताओ कि विश्व में पर्यावरण के संरक्षण में चिंता के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, तो आप बताओगे विश्व में पर्यावरण के संरक्षण में जो चिंता का विषय है वो है जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, पीने के पानी की कमी, जैव विविधता का संरक्षण, मिट्टी और प्लास्टिक प्रदूषण, वनों में जो कमी हो रही है, परिवहन का जो कचरा हो रहा है, और लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, जनता पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है। जब तक जनता पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होगी तब तक पर्यावरण प्रदूषण को हम खत्म ही नहीं कर सकते। तो पर्यावरण के संरक्षण की चिंताओं को दूर करने के लिए लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, पेरिस समझौता हुआ है और लगातार हर साल कॉप आयोजित किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई अगला, जो पेपर में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन है वैश्विक सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चैप्टर नंबर 12 से ये क्वेश्चन बनता है कि वैश्विक सामाजिक आंदोलन क्या है, इनकी विशेषता बताओ। तो देखो, विश्व में वैश्वीकरण बढ़ रहा है, वैश्वीकरण का मतलब क्या है, व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल। अब इसकी वजह से जो व्यापार बढ़ता जा रहा है तो बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। अब जो समस्याएं उत्पन्न होंगी तो लोग उन समस्याओं को खत्म करने की डिमांड करेंगे और उसके लिए वो आंदोलन करेंगे। तो विश्व के सामाजिक आंदोलन वो आंदोलन हैं जो दुनिया भर में कुछ सामाजिक मुद्दों को, कुछ आर्थिक मुद्दों को, कुछ राजनीतिक मुद्दों को और कुछ पर्यावरणीय मुद्दों के लिए काम करते हैं। इन सामाजिक आंदोलनों की कुछ विशेषताएं हैं। तो देखो, जब समाज में असंतोष उत्पन्न होता है, जब समाज में लोगों को ये लगता है यार हमें कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा है विकास का, तो वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी डिमांड रखते हैं और यहीं से सोशल मूवमेंट शुरू होते हैं, सामाजिक आंदोलन शुरू होते हैं। जब ये आंदोलन किसी एक देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सक्रिय हो जाएं तो इन्हें हम वैश्विक सामाजिक आंदोलन कहते हैं। यानी कि ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स वो हैं, वैश्विक सामाजिक आंदोलन वो हैं जो किसी एक देश की सीमा में नहीं है बल्कि इनका संबंध पूरे विश्व से है। जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं उनका संबंध पूरे विश्व की संस्थाओं से है। तो देखो, जितने भी वैश्विक सामाजिक आंदोलन होंगे इनकी पहली विशेषता क्या है, इनका दायरा जो है वो वैश्विक होगा। ये आंदोलन किसी एक देश, किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। इन आंदोलनों में विभिन्न देशों के लोग, विभिन्न देशों की एनजीओ होंगी, विभिन्न देशों के मुद्दे होंगे, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा होगा, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा होगा, गरीबी खत्म करने की बात होगी, बच्चों की शिक्षा के लिए बात होगी। तो वैश्विक सामाजिक आंदोलनों की सबसे पहली विशेषता यह है कि ये किसी एक क्षेत्र में, किसी एक देश से संबंधित नहीं होते बल्कि इनका जो विषय होता है वो वैश्विक स्तर पर होता है और इनमें जो मुद्दे भी होते हैं वो भी किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होते हैं बल्कि विश्व के स्तर पर होते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण इनका मुद्दा है, ह्यूमन राइट्स, हर मनुष्य को मनुष्य होने के नाते अधिकार मिलने चाहिए, ये इनका मुद्दा है, गरीबी को खत्म करना ये इनका मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि वैश्विक सामाजिक आंदोलनों की दूसरी विशेषता यह है कि आइडियोलॉजिकल यूनिटी इनके अंदर, यानी कि वैचारिक एकता है। भाई कोई भी आंदोलन जब ही चलेगा जब उसके सारे मेंबर एक ही विचारधारा से जुड़े होंगे। अगर एक समूह ऐसा हो जिसमें अलग अलग विचारधारा के लोग हों तो वो तो कभी एकजुट हो ही नहीं सकते। तो इन आंदोलनों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनकी एक समान विचारधारा है, ये समान मूल्यों को साझा करते हैं, चाहे संस्कृति की बात आए, चाहे धर्म की बात आए, चाहे कास्ट की बात आए, किसी चीज़ की बात आए, इन लोगों के विचारों में एकता रहती है। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया जाए, मानवता को बढ़ावा दिया जाए, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। सामाजिक आंदोलन की तीसरी विशेषता यह है कि इनका जो नेचर होता है वो रिबेलियस होता है, यानी कि विद्रोहात्मक प्रकृति होती है।
ये आंदोलन सरकार के खिलाफ भी चलाए जाते हैं, संस्थानों के खिलाफ भी चलाए जाते हैं और एमएनसी के खिलाफ भी चलाए जाते हैं। ये डरते नहीं है किसी देश के सरकारों से, संस्थाओं से, एमएनसी से। ये तो लगातार बदलाव की डिमांड करते हैं, चाहे वो बदलाव कानूनी हो, चाहे वो बदलाव सामाजिक हो, चाहे वो बदलाव व्यवहारिक हो, चाहे वो बदलाव पर्यावरणीय दृष्टि से हो। जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं, इनकी चौथी विशेषता ये होती है कि इनका वेल सेटल्ड एक नेटवर्क होता है, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है। क्योंकि देखो, कोई भी आंदोलन जब ही सफल हो सकता है जब उसका नेटवर्क स्ट्रांग हो। जिस आंदोलन के स्ट्रांग नेटवर्क नहीं होंगे वो आंदोलन क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा, उसकी सफलता नहीं हो पाएगी। तो जितने भी वैश्विक सामाजिक आंदोलन हैं, इसमें बहुत सारे समूहों की, बहुत सारे एनजीओ की और बहुत सारे व्यक्तियों की भागीदारी होती है, जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। ये लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया का यूज़ भी करते हैं, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ को उठाते हैं। इसके अलावा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलता है। विभिन्न देशों की सरकारें इन्हें सहयोग करती हैं, विभिन्न देशों के संगठन इन्हें सहयोग करते हैं, यूएनओ इन्हें सहयोग करता है, जलवायु पर जो सम्मेलन होते हैं वो इन्हें सहयोग करते हैं। इसके अलावा इन आंदोलनों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें सांस्कृतिक विविधता होती है। ये किसी एक धर्म, एक संस्कृति से नहीं बंधे होते, बल्कि ये विश्व की सामूहिकता की बात करते हैं। सामाजिक आंदोलन का अगला उद्देश्य ये है कि ये बड़े पैमाने पर मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ऑनलाइन पिटीशन के माध्यम से जागरूकता बढ़ाते हैं और अपने सदस्यों की संख्या भी बढ़ाते हैं और फंड भी इकट्ठा करते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी ये है, सामाजिक आंदोलन की हिंसक नहीं होते, ये दंगे फसाद नहीं करते कि बस में आग लगा दी, ट्रेन को तोड़ दिया। ये तो गलत काम है ना भाई। क्योंकि देखो, जो बसें हैं, जो ट्रेन है, ये हमारे टैक्स से ही तो सरकार बनाती है। अब अगर आप बसों में आग लगा रहे हो, ट्रेन में आग लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या, आप अपने पैसों में आग लगा रहे हो। तो इसलिए भाई देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझना चाहिए और इसके लिए क्या हो, गैर अहिंसक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं, ये प्रदर्शन करते हैं, बहस करते हैं, बाइकआउट करते हैं, नैतिक दबाव के माध्यम से बदलाव लाना चाहते हैं। ये लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद नहीं करते। क्योंकि ध्यान रहे, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद करना ये गंवारों के काम है। जो देखो, कभी भी कहीं पर दंगे होंगे, फसाद होंगे, उसमें शिक्षित लोग नहीं जाते, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति के पास समय ही नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति जाएगा दंगे फसादों में। शिक्षित व्यक्ति अगर किसी आंदोलन में जाएगा तो अहिंसक आंदोलन में जाएगा, जहाँ पर धरने हो, प्रदर्शन हो, अपने विचार व्यक्त किए जाएं। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति के पास विचार होते हैं, विचार ही सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। तो वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, वहाँ जाकर रैलियों को संबोधित करते हैं। और जो अशिक्षित लोग होते हैं वो क्या करेंगे, जाके बसों में आग लगा देंगे, दंगे कर देंगे, ट्रेनों में आग लगा देंगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये तो गलत तरीके है ना। तो सामाजिक आंदोलन का सबसे बढ़िया जो व्यू मुझे लगता है वो ये लगता है कि ये नॉन वायलेंट अप्रोच वाले होते हैं। ये सोशल जस्टिस पर फोकस करते हैं, यानी कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों को वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए जिसके वो अधिकारी हैं। तो ऐसे में समाज में समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मजदूरों को अधिकार मिलने चाहिए। ये सब सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं। सामाजिक आंदोलन की अगली विशेषता ये है कि इन्वायरमेंट पर भी ये काम करते हैं। कुछ सामाजिक आंदोलनों के उदाहरण हैं, जैसे फ्राइडे फॉर फ्यूचर, क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। एक आंदोलन आपने बहुत सुना होगा, ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है। और एक शांतिवादी आंदोलन है, एंटी वार मूवमेंट्स। तो ये कुछ आंदोलनों के उदाहरण हैं। निष्कर्ष ये है कि वैश्विक सामाजिक आंदोलन ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, डाइवर्सिटी और सहयोग की बात करते हैं और समाज में बदलाव लाने की बात करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई वैश्विक सामाजिक आंदोलन क्या है, इनकी विशेषताएं बताओ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने में आप सक्षम हो। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए ताकि अगले सब्जेक्ट कोड की वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड की जा सके। अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है भाई, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन है, परमाणु हथियारों के प्रयास को रोकने की दिशा में इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या काम कर रही है। चैप्टर नंबर 8 से ये क्वेश्चन बनता है भाई हमारा, ठीक है। तो परमाणु हथियार बड़े पैमाने पर आप देख रहे हो कि हर एक देश चाहता है कि उसके पास परमाणु हथियार हो, और अगर हर देश के पास परमाणु हथियार हो गए और जब युद्ध होगा तो भाई ये कह पाना मुश्किल होगा कौन जीता कौन हारा। इतने सारे लोग मारे जाएंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया में इतने ज़्यादा परमाणु बम है, दुनिया बारूदों पर खड़ी है कि बारूद तो बच जाएंगे लेकिन इंसान नहीं बचेगा। तो ऐसे में परमाणु हथियारों के प्रयास को रोकने की दिशा में सरकार क्या कर रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है, यूएनओ क्या कर रहा है। तो परमाणु हथियारों को रोकने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो थोड़े शरारती तत्व वाले हैं, जो लगातार चाहते हैं परमाणु बम बनते रहे, युद्ध होते रहें, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो चाहते हैं परमाणु हथियार ना बने। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर संधियाँ की जाती हैं, बड़े पैमाने पर संगठनात्मक गतिविधियाँ की जाती हैं, बातचीत की जाती है और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु जो हथियार हैं उन्हें रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं।
तो सबसे पहला जो प्रयास है वो है एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोहिबिटेड ट्रीटी, या फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। तो परमाणु जो अप्रसार संधि है यानी कि जो एनपीटी है, इस संधि पर 1968 में साइन किए गए और इस पर 5 देशों ने शुरुआत में साइन किए थे। ये 5 देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। ये 5 देश वो देश हैं जिन्हें यूएनओ में वीटो पावर भी मिली हुई है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया को। तो देखो, तो एनपीटी की बात करें तो एनपीटी जो है परमाणु अप्रसार संधि है। 1968 में यह संधि पर साइन किए गए। यह संधि ये कहती है कि भाई कोई भी देश अब परमाणु बम नहीं बनाएगा, हर एक देश परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण रूप से प्रयोग करेगा। ये संधि ये भी कहती है कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जो ब्रिटेन, ये 5 देश हैं, इन्होंने जो परमाणु हथियार बना लिए हैं, अब ये आगे नहीं बनाएंगे, अपने हथियारों को सीमित करेंगे। जबकि और कोई देश तो परमाणु हथियार बनाएगा ही नहीं। भारत ने इस संधि पर साइन नहीं किए क्योंकि भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। भारत ये कह रहा है कि इस तरीके से तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जो ब्रिटेन हैं, ये दुनिया के सबसे पावरफुल देश हो जाएंगे क्योंकि इनके पास ही परमाणु बम रहेगा। क्योंकि ये अपने परमाणु बम खत्म थोड़ी कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं हम सीमित करेंगे, मतलब रखेंगे, और दूसरे देशों को मना कर रहे हैं भाई तुम परमाणु बम मत बनाओ। ये तो वही वाली बात होगी कि दूसरों को तो उपदेश दिया जा रहा है ऐसा मत करो वैसा मत करो, और खुद वही काम कर रहा है बंदा। तो एनपीटी एक संधि है जिस पर 1968 में इन 5 देशों ने साइन किए, और ये संधि ये कहती है कि इन 5 देशों को छोड़कर और कोई देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। अगर कोई देश ऐसा करता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। हालांकि भारत ने इस संधि पर साइन नहीं किए क्योंकि भारत इन संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। अगली एक और संधि है जो परमाणु हथियारों को रोकने के लिए की गई है। ये संधि है सीटीबीटी, कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। यह संधि 1996 में पेश की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि परमाणु के परीक्षण को रोकना है। तो देखो, सबसे पहले ना न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है। तो ये संधि ये कह रही है कि भाई हमें न्यूक्लियर का टेस्ट नहीं होने देना है, कहीं पर भी कोई बंदा परमाणु का परीक्षण ही नहीं करेगा। लेकिन ये संधि विश्व के स्तर पर लागू ही नहीं हो पाई अभी, क्योंकि बहुत सारे देशों ने अभी तक इस पर साइन ही नहीं किए हैं। तो ये विश्व का दोहरा रवैया, एक तरफ विश्व शांति की बात करता है और दूसरी तरफ ऐसे हथियारों पर रोक भी नहीं लगाता। एक और संधि की गई थी TPNW, परमाणु हथियार निषेध संधि, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये संधि अभी हाल ही में की गई है 2017 में। इसका उद्देश्य भी यही है कि परमाणु हथियारों पर हमें रोक लगाना है, परमाणु हथियारों के विकास पर रोक लगाना है, परीक्षण पर रोक लगाना है, उत्पादन पर रोक लगाना है और इसके प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाना है ताकि मानवता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये एजेंसी 1957 में बनी थी। ये एक स्वतंत्र संगठन है। इस संगठन का काम यह है कि जिन भी देशों के पास परमाणु है तो वो लोग परमाणु का ऊर्जा के रूप में प्रयोग करें। देखो, परमाणु से सिर्फ आप ये मत सोचो कि बम ही बनाया जाता है, इससे बिजली भी बनाई जाती है। तो परमाणु से आप बिजली बनाओ, शांतिपूर्ण रूप से उपयोग करो, अपने देश का विकास करो। तो IAEA यही कहती है कि परमाणु का शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग किया जाए, हथियार के लिए ना यूज किया जाए। तो IAEA हर देश पर निगरानी रखती है ताकि कोई भी देश परमाणु का दुरुपयोग ना कर ले। IAEA के हेडक्वार्टर की बात करूं अगर मैं, तो IAEA का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। अब हम बात कर रहे हैं 2 समझौतों की। एक समझौता है जिसका नाम है स्टार्ट और एक का नाम है साल्ट। तो अमेरिका और रूस शीत युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर परमाणु बम बना रहे थे क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच में होड़ लग चुकी थी कौन सुपर पावर है। अमेरिका भी परमाणु बम पे परमाणु बम बना रहा था, रूस भी परमाणु बम पे परमाणु बम बना रहा था। फिर दोनों ही देशों ने यह सही महसूस किया कि भाई इतने परमाणु बम बन चुके हैं कि अगर युद्ध हुआ तो ये कहना मुश्किल होगा कौन जीता कौन हारा। तो इसलिए अब परमाणु पर रोक लगनी चाहिए, परमाणु के हथियारों की संख्या को सीमित करनी चाहिए। और इसके लिए अमेरिका और रूस दोनों के राष्ट्रपति कई बार बातचीत करी इन्होंने, और इन्हीं बातचीतों को स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 के नाम से जाना जाता है, साल्ट 1 और साल्ट 2 के नाम से जाना जाता है। जहां स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, वहीं साल्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स। ये समझौते परमाणु हथियारों की संख्या को कम करने के लिए किए गए थे। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका में, साउथ प्रशांत रीजन में, अफ्रीका में बहुत सारी संधियां की गई हैं जो कि परमाणु हथियार क्षेत्रों की मुक्त क्षेत्रों की स्थापना पर जोर दे रही हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO भी अपना प्रयास कर रहा है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा
और सुरक्षा परिषद ने कई प्रस्ताव ऐसे पास किए हैं जो परमाणु हथियारों को रोकने की बात कर रही है। भारत ने जब अपना 1998 में परमाणु परीक्षण किया था तो उसके बाद भारत को भी कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। इस समय दुनिया में लगभग 9 देशों के पास भाई परमाणु हथियार हैं और बाकी सभी देशों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अभी आपने सुना होगा जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं तो इस समय ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है। ईरान और इजराइल के वॉर का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता है और अमेरिका और इजराइल उसे रोकना चाहते हैं। इसी वजह से इजराइल लगातार ईरान के ठिकानों पर अटैक कर रहा है और उसका पूरा साथ अमेरिका दे रहा है। तो इस तरीके से पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स चलती है, यानी कोई देश अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता ही पड़ता है। निष्कर्ष यह है कि परमाणु हथियारों के प्रसारों को रोकने में बहुत सारी मदद मिली है इन सारे प्रयासों से, लेकिन फिर भी अभी पूरी तरीके से परमाणु हथियारों को खत्म करना बाकी है, जो कि एक मुश्किल लक्ष्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है शरणार्थियों की समस्या से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। चैप्टर नंबर 10 से ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पेपरों में आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शरणार्थी कौन होते हैं, उनकी समस्या से निपटने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं और भारत में इन शरणार्थियों की क्या स्थिति है। तो देखो भाई, रिफ्यूजी बोलते हैं शरणार्थी को इंग्लिश में, और शरणार्थी वो लोग होते हैं जो युद्ध वगैरह की वजह से, अकाल वगैरह की वजह से एक देश से दूसरे देश में पलायन कर जाते हैं। तो शरणार्थी वो लोग होते हैं जो सुरक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए एक देश से दूसरे देश में पलायन करते हैं। शरणार्थी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका उसके देश में राजनीतिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे सताया जा रहा है, उसकी संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है, उसे मारा पीटा जा रहा है, तो या फिर किसी एक कम्युनिटी के माध्यम से उसके ऊपर शोषण किया जा रहा है, तो क्या करता है, अपने देश से भाग जाता है और दूसरे देश में वो जाकर रहने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी राष्ट्रीयता खो जाती है। अब वो सिद्ध नहीं कर सकता वो किस देश का नागरिक है। तो कोई आपसे पूछे भाई शरणार्थी कौन है, रिफ्यूजी कौन है, तो देखो शरणार्थी मतलब शरण लेने वाला। अब कोई बंदा किसी दूसरी जगह पर जाकर शरण क्यों लेगा, क्योंकि वो अपनी जगह पर परेशान होगा, अपने देश की सरकार से वो सुरक्षा नहीं मांग पा रहा होगा, उसके देश की सरकार उसे सुरक्षा ही नहीं दे पा रही होगी। तो युद्ध की वजह से, अकाल की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, गृह युद्ध की वजह से, दंगों की वजह से, हिंसा की वजह से बहुत सारे लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में भाग जाते हैं। जैसे इजराइल और गाजा की जो वॉर हो रही है उसमें गाजा में बहुत सारे लोग भाग भाग के दूसरे देशों में बस रहे हैं। रूस यूक्रेन की जो युद्ध हो रही है उसमें यूक्रेन के बहुत सारे लोग जाकर दूसरे देशों में बस रहे हैं। अब ईरान और इजराइल की जो वॉर हो रही है इसमें भी लोग दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं। तो भाई शरणार्थी वो लोग होते हैं जो सुरक्षा के लिए दूसरी जगह पर भाग भाग कर बसते हैं। शरणार्थियों की जो समस्या है वो मानवता के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुकी है कि यार एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य को कुछ तो अधिकार होने चाहिए, सुरक्षित रूप से अपना जीवन यापन करने के लिए तो अधिकार होने चाहिए, और इसके लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं, बहुत सारी एनजीओ इसके लिए काम कर रही है। आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो आके यहाँ पर बस जाओ। बांग्लादेश से भी लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं, तिब्बत से भी यहाँ पर आके लोग बस रहे हैं, पाकिस्तान से भी लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं, श्रीलंका से भी लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं, म्यांमार से भी लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी करी है पिछले महीने अप्रैल 2025 में कि भाई भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आके यहाँ पे बस जा रहा है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ऐसे में वो शरणार्थियों की समस्या से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, चाहे अपने देश के नागरिकों के लिए निभा पाए या ना निभा पाए। भाई हम शरणार्थियों के लिए तो निभाएंगे, निभाएंगे। क्या निभा रहे हैं वो भी देख लो। तो देखो भारत ने शरणार्थियों के लिए देखो कोई कानून तो नहीं बनाया, लेकिन फिर भी वो शरणार्थियों के सम्मेलन पर जाता है, ठीक है, वहाँ बातचीत करता है, मुद्दे उठाता है, लेकिन साइन नहीं करता। तो भारत ने अभी तक शरणार्थियों के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया है और ना ही किसी रिफ्यूजी कन्वेंशन पर साइन किए हैं। इसके बावजूद भारत जो है वो शरणार्थियों के लिए मानवीय अधिकार आश्रय देता है, उन्हें रहने के लिए जगह देता है और उनकी सुरक्षा भी करता है। भारत की अगर आप स्थिति की बात करोगे तो 1959 में भारत में बहुत बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी आए थे, हजारों की संख्या में। भारत ने इन तिब्बतियों को जो है शरण दी और बदले में इनकी तरफ से चीन से युद्ध भी लड़ा, जो कि हमारे पक्ष में नहीं रहा था। भारत ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भी शरण दी है। धर्मशाला में तिब्बती सरकार इन एग्जाइल की स्थापना का भी समर्थन किया है। और अगर आप जाओगे धर्मशाला में तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ इंडियंस अलाउड नहीं है इन तिब्बतियों की बस्तियों में, ताकि इन्हें इतनी सुरक्षा दी जाए। तो भारत कितना ही दयालु देश है कि अपने ही लोगों को वहाँ जाने से मना कर रहा है, लेकिन दूसरे लोगों को वहाँ बसा रहा है। तो भारत का व्यू क्या है तिब्बती शरणार्थियों पर। 1959 में हजारों तिब्बती आए और हमने इन्हें शरण दी। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो लाखों की संख्या में बांग्लादेशी आए, अपने देश से भाग के हमारे देश में आए, करोड़ों, 1 करोड़ शरणार्थी। एनसीईआरटी किताब 80 लाख लिखती है, इग्नू की किताब में 1 करोड़ लिखा है। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय कार्य माना जाता है कि करोड़ों लोगों को हमने अपने यहाँ रहने की जगह दी। लेकिन बदले में क्या मिला ये भी देख लेना आप।
ऐसी श्रीलंका से जब गृह युद्ध हुआ तो बहुत सारे शरणार्थी भारत में आए, तमिलनाडु में शरण ले ली। म्यांमार से बहुत सारे शरणार्थी जो हैं, जिन्हें रोहिंग्या के नाम से जाना जाता है, इन्हें शरण दे दी। तो इस तरीके से भारत जो है वो शरणार्थियों के लिए लगातार समर्पित है और लगातार एक्टिविटी करता रहता है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की भूमिका क्या है? तो भारत शरणार्थियों की समस्या को ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से देखता है और एक संगठन है UNHCR, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी, इसके साथ भारत मिलकर भी काम करता है शरणार्थियों के लिए। हालांकि भारत ने शांति इस संधि पर साइन नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी UNHCR के साथ मिलकर भारत शरणार्थियों के लिए काम करता है, उनका रजिस्ट्रेशन करता है, उन्हें प्रमाण पत्र देता है, एजुकेशन और हेल्थ जैसी जो फैसिलिटी है वो प्रदान करता है। लेकिन भारत के सामने जो है चुनौतियाँ क्या हैं? तो सबसे पहली चुनौती है सुरक्षा। कुछ शरणार्थी भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ध्यान रहे कुछ, सभी नहीं। तो कुछ शरणार्थी भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। देश पर शरणार्थियों का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने इस क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ता है लोकल लेवल लोगों को, तो जिसकी वजह से वो मुद्दा उठाते हैं। जैसे असम में बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं। भारत शरणार्थियों को लेकर मानवीय दृष्टिकोण रखता है, उन्हें सहायता प्रदान करता है, उनको घर बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत ने अपनी सांस्कृतिक और मानवीय परंपराओं को बढ़ावा दिया है और शरणार्थियों की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि फिर भी भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे सुरक्षा की, आर्थिक की, सामाजिक चुनौतियां जो हैं, लेकिन भारत इन चुनौतियों का जो समाधान है वो मानवीय आधार पर ही कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत लगातार शरणार्थियों के मुद्दों को उठा रहा है और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, अगर ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया, मान लो 1 मिनट के लिए कि भाई आ जाए क्वेश्चन कि शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास कर रहा है, तो आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली कर दोगे। तो मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब इस PDF में हमारे 3 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इन तीनों क्वेश्चनों को जो हम डिस्कस करेंगे वो अगले पार्ट में करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो, ताकि हम जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करें, हमें भी मोटिवेशन मिले।